नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस व्याख्यान माला में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे महान विचारक, अर्थशास्त्र के प्रणेता या जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ के बारे में। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने जो कुछ भी कहा है या लिखा है, या इनके बारे में जो कुछ भी कहा और लिखा गया, उनको चंद पन्नों में या चंद व्याख्यानों में समेट पाना बहुत ही कठिन या दुरूह कार्य है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ के सभी विचारों को यहाँ समेटने का दावा तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं आपके सामने एडम स्मिथ के जीवन, कृतित्व और उनके विचारों को सरलता से और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिससे आपके मन में इन महान विचारक के विचारों को और इनकी कृतियों को पढ़ने की रुचि या जिज्ञासा जागृत हो। तो दोस्तों, एडम स्मिथ के बारे में, इनके विचारों के बारे में जो ये व्याख्यान सीरीज़ है, इसको हमने कुछ भागों में, 4-5 भागों में बांटा है। तो आज इसके प्रथम भाग में हम एडम स्मिथ के जीवन और इनकी कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महान स्कॉटिश अर्थशास्त्री और विचारक या दार्शनिक एडम स्मिथ, मैंने यहाँ पर आपके सामने उनका चित्र भी रखा है, जिससे कि विद्यार्थियों को इनके व्यक्तित्व से रूबरू होने का मौका मिले और इनके जो महान विचार हैं और कार्य हैं, इनमें विद्यार्थियों की रुचि जागृत हो। तो इन महान स्कॉटिश विचारक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री का जन्म 1723 में हुआ और 1790 तक इनका जीवन काल था और इनका कार्यकाल भी था। तो दोस्तों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले स्कॉटिश विचारक एडम स्मिथ 18वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्री, दार्शनिक व लेखक थे। ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रणेता थे तथा स्कॉटिश बौद्धिक आंदोलन के मुख्य विचारक थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव था और वाणिज्यवादी विचारधारा के तहत जो राज्य था वह सर्वोच्च सत्ता माना जाता था और व्यक्ति जो था वो उस समय गौण था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते अनेक दार्शनिक और विचारकों ने वाणिज्यवाद का विरोध प्रारंभ किया। फ्रांस में जन्मा प्रकृतिवाद, जिसको कि हम बहुत ही विस्तार से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और ब्रिटेन में और यूरोप के अन्य देशों में वाणिज्यवाद के विरोध में विचार या आंदोलन होना प्रारंभ हो चुका था। स्कॉटलैंड में, जहाँ की एडम स्मिथ का जन्म हुआ, बहुत से बुद्धिजीवी थे। फ्रांसिस हचेसन, डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ भी बाद में इसमें जुड़े। तो ये जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग था, इसके जो विचार थे, इसको हम स्कॉटिश बौद्धिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये जो क्लब था बुद्धिजीवियों का, एडम स्मिथ भी इनमें से एक मुख्य विचारक थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनका जन्म 1723 वर्ष में स्कॉटलैंड में हुआ था।
इनकी जो शिक्षा थी वो ग्लासगो विश्वविद्यालय से हुई, जहाँ पे इन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड से इन्होंने गणित और सामाजिक दर्शन का अध्ययन किया। पढ़ाई के पश्चात एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में इनको व्याख्यान के लिए नियुक्ति मिली और इन्होंने बहुत सारे व्याख्यान वहाँ के स्टूडेंट्स के समक्ष एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में दिए। एडिनबर्ग में ही इनकी मुलाकात स्कॉटिश बौद्धिक आंदोलन के मुख्य विचारक एवं दार्शनिक डेविड ह्यूम से हुई। डेविड ह्यूम का इनके विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और बाद में दोस्तों एडम स्मिथ ने जो कुछ भी लिखा और विचार दिए उन पर डेविड ह्यूम की गहरी छाप थी। स्मिथ को ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद प्राप्त हुआ, जहां पे कि ये नैतिक दर्शन पढ़ाते थे। इसी दौरान इन्होंने 1759 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स लिखी। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स जो किताब है, इसमें स्मिथ के दार्शनिक विचार और अनुभव हैं, जिनका बाद में इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान एडम स्मिथ ने यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण किया और इस यात्रा के दौरान और भ्रमण के दौरान ये बहुत सारे दार्शनिकों और विचारकों के संपर्क में आए, जिन्होंने इनके विचारों को प्रभावित किया। यहीं पर इसी यात्रा के दौरान ही इन्होंने अपनी महान पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना प्रारंभ कर दी थी। यह रचना 1776 ईस्वी में पब्लिश हुई और इसके लेखन में स्मिथ को 12 वर्ष लगे। तो दोस्तों, यह जो काल को जीतने वाली कालजयी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम आधुनिक रचना मानी जाती है। एडम स्मिथ स्वतंत्र बाजार प्रणाली और पूंजीवाद के प्रणेता थे। आधुनिक युग में जो पूंजीवाद को जिस रूप में हम जानते हैं, इसकी नींव परंपरावादी अर्थशास्त्र की नींव और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाले जो प्रमुख विचारक और अर्थशास्त्री थे दोस्तों, वो एडम स्मिथ ही थे। दोस्तों, प्रोफेसर सीनियर एडम स्मिथ के बारे में लिखते हैं, स्मिथ कहने से और संभवतया अरस्तु के बाद के प्रत्येक लेखक से महान थे। अपने ज्ञान की यथार्थता और विस्तार को देखते हुए वे समग्र रूप से एक मौलिक विचारक थे और उनकी आकर्षक शैली अतुलनीय थी। वे अपने पूर्ववर्ती सभी विचारकों से पूर्ण रूप से आगे थे। तो दोस्तों, प्रोफेसर सीनियर का विचार है कि जो स्मिथ है, एडम स्मिथ, वो अरस्तु के बाद के सबसे महान लेखक थे और उनका जो ज्ञान था वो इतना प्रैक्टिकल, इतना यथार्थ था और इतना विस्तृत था कि उसको देखते हुए वे एक मौलिक विचारक माने गए। यद्यपि स्मिथ के जो विचार थे वो अपने पूर्ववर्ती जो विचारक हैं या दार्शनिक हैं उनके विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ही क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया और इसमें अपने नए विचार भी सम्मिलित किए कि उनकी जो पुस्तक है वो एक मौलिक पुस्तक ही प्रतीत होती है। इनकी जो शैली थी वो बहुत ही आकर्षक और अतुलनीय थी और सीनियर के अनुसार वे अपने पूर्ववर्ती जितने भी विद्वान थे या विचारक थे उनसे आगे थे। दोस्तों, आर्थिक विचारों के इतिहास को कलमबद्ध करने वाले
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर ग्रे का कथन हम पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, बिफोर एडम स्मिथ देयर हैड बीन मच इकोनॉमिक डिस्कशंस, विद हिम वी रीच द स्टेज ऑफ डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में एडम स्मिथ की कहानी कहता है या इसके लिए पर्याप्त है। तो अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि एडम स्मिथ से पहले बहुत प्रकार की आर्थिक चर्चाएं होती थी और सुनने में आती थी, लेकिन एडम स्मिथ के साथ हम अर्थशास्त्र पर चर्चा करने की स्थिति में पहुंचे। तो दोस्तों, इस कथन का तात्पर्य क्या है कि एडम स्मिथ के साथ ही अर्थशास्त्र का एक अलग वैज्ञानिक विषय के रूप में परिचय या सूत्रपात हुआ और अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसीलिए दोस्तों, एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि से नवाजा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम एडम स्मिथ के विचारों को प्रभावित करने वाले तत्व या जो कारक हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो तत्कालीन समय में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या विचारक थे, विचार थे, व्यक्ति थे जिन्होंने इन महान विचारक एडम स्मिथ के विचारों को प्रभावित किया या उन्हें आकार दिया। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ अपने जो पूर्ववर्ती विचारक थे उनके विचारों से बहुत अधिक प्रेरित थे। सर्वप्रथम इसमें पहला जो नाम आता है वह फ्रांसिस हचेसन नाम के विद्वान का आता है, जो कि स्मिथ के टीचर या प्राध्यापक थे। ग्लासगो विश्वविद्यालय में स्मिथ के प्राध्यापक थे फ्रांसिस हचेसन, जिन्होंने कि इनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। हचेसन की जो पुस्तक थी सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी, उससे एडम स्मिथ बहुत अधिक प्रभावित थे। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका जो क्रम है वह भी इन्होंने हचेसन की जो पुस्तक थी सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी, इसके आधार पर ही निर्धारित किया या लगभग इसके जैसा ही रखा। एडम स्मिथ का जो मैक्सिमम वेलफेयर का, अधिकतम आर्थिक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, अधिकतम लोगों को अधिकतम आनंद, यह विचार भी एडम स्मिथ ने हचेसन से ही ग्रहण किया। दूसरे जो विचारक जिनसे कि एडम स्मिथ बहुत अधिक प्रभावित थे वे थे डेविड ह्यूम। फ्रेंड्स, डेविड ह्यूम जो थे वो ग्लासगो में हचेसन के ही विद्यार्थी थे और एडम स्मिथ के मित्र थे। डेविड ह्यूम के विचारों ने एडम स्मिथ पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। एडम स्मिथ के लगभग जितने भी विचार हैं वो सब कहीं ना कहीं डेविड ह्यूम से प्रभावित हैं। एडम स्मिथ ने स्वयं डेविड ह्यूम को उस समय का सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक और वर्तमान युग का महान इतिहासकार बताया है। तो जो डेविड ह्यूम थे वो एडम स्मिथ के विचारों को आकार देने वाले बहुत ही प्रमुख व्यक्ति या विचारक थे। फ्रेंच चिंतक बर्नार्ड डी मैंडविले से भी एडम स्मिथ बहुत अधिक प्रभावित थे। बर्नार्ड डी मैंडविले जो थे वो एक चिकित्सक और दार्शनिक थे। उनके विचारों को अभिव्यक्त करते हुए स्मिथ का कथन है कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्य को कल्याण और समृद्धि की ओर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है या व्यक्तिगत हित की अवधारणा है वह बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करने की दिशा में जब काम करता है तो वह सर्वोत्तम कार्य करता है और उससे उस व्यक्ति को तो समृद्धि की और कल्याण की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ
जब सभी व्यक्ति अपने हित को या अपने इंटरेस्ट को अधिकतम करने की चेष्टा करते हैं, तो सभी व्यक्तियों का जब हित अधिकतम होगा तो समाज का या देश का भी हित अधिकतम होगा, ऐसा स्मिथ का मानना था। और यह जो विचार है यह इन्होंने बर्नार्ड डी मैंडविले से प्राप्त किया। फ्रेंड्स, जो विभिन्न वाणिज्यवादी विचारक थे, एडम स्मिथ के पूर्ववर्ती भी थे इनमें से और इनके समकालीन विचारक भी इसमें थे, इनके विचारों से भी एडम स्मिथ प्रभावित हुए। विशेषकर वाणिज्यवाद के जो अंतिम चरण के विचारक थे उनसे इन्होंने अपने कई सिद्धांत ग्रहण किए। वाणिज्यवादी विचारक डडले नॉर्थ ने संरक्षणवाद के विरोध में जो दलीलें दी थी उनके आधार पर स्मिथ ने अपने स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत की रचना की। जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी, हम पढ़ चुके हैं कि यह संरक्षणवाद को बढ़ावा देती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी का अंत आते आते औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्र व्यापार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो इवन वाणिज्यवादी जो विचारक थे उन्होंने भी संरक्षणवाद का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। तो स्मिथ ने जो स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत दिया, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह स्मिथ ने इसका विचार डडले नॉर्थ से ग्रहण किया। इसी तरीके से फ्रेंड्स, एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए जो राजस्व के सिद्धांत हैं कि सरकार की आर्थिक क्रियाओं में क्या भूमिका होनी चाहिए, सरकार को कितना व्यय करना चाहिए, उसके लिए सरकार को राजस्व या रेवेन्यू किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए और कराधान के नियम क्या होने चाहिए, ये जो सिद्धांत थे ये एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादी जो विचारक हैं विलियम पैटी और स्टुअर्ट, इनसे प्राप्त किए। इसके अलावा कैंटिलन, सर जोशिया चाइल्ड, एडम फर्ग्यूसन, जोशिया टकर आदि से स्मिथ ने ये विचार ग्रहण किए। तो अपने बहुत सारे आर्थिक विचारों के लिए एडम स्मिथ वाणिज्यवादी विचारकों के ऋणी रहे हैं। फ्रेंड्स, वाणिज्यवादियों के समान ही प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों से भी एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक प्रभावित रहे। एडम स्मिथ ने अपने अधिकांश जो दार्शनिक विचार थे वो प्रकृतिवादी विचारकों से ग्रहण किए। प्रकृतिवाद जो विचारधारा थी यह लगभग एडम स्मिथ के समकालीन ही थी। हम सब ने पढ़ा है पहले कि वाणिज्यवादी जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्रियों का यह आंदोलन था प्रकृतिवाद, और इसके जो प्रवर्तक थे फ्रांसिस कैने, टर्गो व अन्य विचारक, वे प्रकृति के समीप पुनः जाने को आतुर थे और इनका जो नारा था वो था बैक टू नेचर, और यह भूमि को ही उत्पादन का सबसे बड़ा साधन मानते थे। तो एडम स्मिथ ने अपने बहुत सारे विचार, खास तौर से एडम स्मिथ का जो प्रकृति के प्रति प्रेम था और इनका प्रसिद्ध प्रकृतिवाद और आशावाद, यह जो विचार था यह इन्होंने प्रकृतिवादी विचारकों से ग्रहण किया। तो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों से एडम स्मिथ ने अपने अनेक विचार ग्रहण किए। जब एडम स्मिथ ने यूरोप की यात्रा की थी अपने शिक्षक और प्राध्यापक हचेसन के साथ, तो इस दौरान वे फ्रांसीसी विचारक कैने और टर्गो से मिले और इनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए, और इनके जो विचार थे इनसे इन्होंने कई आइडियाज़ या विचार ग्रहण किए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है और इनका आधिक्य का जो विचार था, सरप्लस का, वह प्रकृतिवादियों की देन है या प्रकृतिवादियों से प्रेरित है। स्मिथ ने स्वयं भी अपनी पुस्तक में जो फ्रांसीसी प्रकृतिवादी विचारक हैं कैने और रिवेयर,
इनका उल्लेख किया है। मेंडेविले के जो विचार थे इनको भी स्मिथ ने ग्रहण किया। स्मिथ ने जो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखन प्रारंभ किया तो इसके एक पूरे अध्याय में इन्होंने प्रकृतिवादी विचारधारा की आलोचना की और उसकी कमियों को बताया और फिर इन कमियों के आधार पर नए सिद्धांतों की रचना की, जिसमें कि इनकी कमियों को हटाया गया है या उसको रिमूव किया है। लेकिन फिर भी एडम स्मिथ के मन में इन विचारकों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। आर्थिक विचारों का इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जीड एंड रिस्ट, इनका कहना है, परंतु यह स्वीकार करते हुए कि स्मिथ ने प्रकृतिवादियों के विचारों से उनके लाक्षणिक एवं अत्यंत सुझावपूर्ण विचारों को ग्रहण किया है, यह स्पष्ट है कि बहुत से जटिल विषयों पर स्मिथ का विवेचन प्रकृतिवादियों से पूर्ण रूप से श्रेष्ठ है। प्रकृतिवादियों का जो दृष्टिकोण था संकीर्ण एवं सीमित था, जबकि स्मिथ ने आर्थिक क्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र को अपने विश्लेषण में समेटा। तो फ्रेंड्स, इस कथन में जीड और रिस्ट ये कहते हैं कि यद्यपि स्मिथ ने प्रकृतिवादियों से उनके जो मुख्य विचार हैं या उनके जो सुझाव थे उनको ग्रहण किया, लेकिन अधिकांशतः जो अर्थशास्त्र के जटिल विषय थे उन पर स्मिथ के जो विचार थे या स्मिथ का जो विवेचन था वो प्रकृतिवादी विचारकों से पूर्ण रूप से श्रेष्ठ था। जो प्रकृतिवादी विचारक थे उनका दृष्टिकोण संकीर्ण था और सीमित था, जबकि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के या आर्थिक क्रियाओं के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को अपने विश्लेषण में समेटा। उन्होंने लगभग सभी जो आर्थिक चर हैं, चाहे वो उत्पादन हो, वितरण हो, राजस्व हो, कर के सिद्धांत हो, राज्य के कार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, भुगतान संतुलन है, सभी आर्थिक चरों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो जो स्मिथ के जो विचार हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं और अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तुलना में काफ़ी सुलझे हुए और वैज्ञानिक भी हैं, ऐसा प्रोफेसर जीड एवं रिस्ट का मानना है। फ्रेंड्स, जो विभिन्न विचारक थे उनसे स्मिथ ने अपने बहुत सारे विचार या सिद्धांत ग्रहण किए, लेकिन इसके अलावा स्मिथ जो थे वो उस समय स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड के बहुत सारे क्लब के सदस्य थे। तो इन क्लबों में उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे और विचारक थे उनके साथ स्मिथ का उठना बैठना था। इसके साथ ही स्मिथ ने यूरोप की, खासतौर से फ्रांस की यात्रा की। तो ये जो क्लब मीटिंग्स थी और जो स्मिथ की यात्राएं थी, इन्होंने भी स्मिथ के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया और स्मिथ ने इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया। तो दोस्तों, स्मिथ ने ग्लासगो में अपने अध्ययन काल में तथा एडिनबर्ग में अपने अध्यापन कार्य में बहुत सारे क्लबों की वार्ताओं में भाग लिया। यहाँ पर वे कई लेखकों और विद्वानों के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित हुए। एडिनबर्ग का राजनीतिक एवं आर्थिक क्लब था, उसके एडम स्मिथ सदस्य थे। वे एडिनबर्ग के पोकर क्लब के भी सदस्य थे। ये जो क्लब्स थे उस जमाने में यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर चर्चा होती थी और इनमें भाग लेने से स्मिथ को इन चर्चाओं का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त स्मिथ ने ड्यूक ऑफ बकल्यूश के साथ 3 साल तक फ्रांस की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे प्रकृतिवादी विचारकों के और फ्रेंच विचारकों के संपर्क में आए
और उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। फ्रेंड्स, इसी यात्रा के दौरान स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखन भी प्रारंभ किया और इसके 12 वर्ष बाद 1776 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो विद्वान विचारक थे और जो क्लब मीटिंग्स थी और उनकी यात्राएं थी, इसके अतिरिक्त उस समय की जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसने भी स्मिथ के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो हम अब चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण कि स्मिथ ने इतने महत्वपूर्ण जो विचार थे उनके, संरक्षणवाद का विरोध, अहस्तक्षेप की नीति, स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र बाजार, मार्केट मैकेनिज्म, उनका जो मूल्य सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किया। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक दशाओं ने स्मिथ के विचारों को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इंग्लैंड में कई प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन भी हुए। फ्रेंड्स, हम पहले भी जब हमने प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद का अध्ययन किया तो मैं आपके साथ कई बार चर्चा कर चुकी हूँ कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी। तो फ्रेंड्स, 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए और इन वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप जो यंत्र और उपकरण निर्मित हुए, उनका कृषि में उपयोग किया गया। तो इससे कृषि में का यंत्रीकरण हुआ, बड़े पैमाने की कृषि शुरू हुई और कृषि में जो सरप्लस था, आधिक्य था, वो जनरेट हुआ। तो कई नई बड़े आकार की जो कृषिगत एस्टेट्स थी, एग्रीकल्चरल एस्टेट्स, वो अस्तित्व में आने लगी। बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फॉर्म्स विकसित हुए और जो बड़े आकार के जमींदार और भूमिपति थे, वो इनमें यंत्रीकृत कृषि इन्होंने इसमें प्रारंभ की। इसी दौरान इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि भी हुई। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन की मांग भी बढ़ी और इसके लिए थोड़ी सी श्रम शक्ति भी प्राप्त हुई। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि में वृद्धि हुई और कृषि से जो सरप्लस या आधिक्य का सृजन हुआ, जनरेट हुआ, वह जो पूंजी थी या आधिक्य था, वह औद्योगिक उत्पादन में लगाया जाने लगा। तो इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो ये जो पूंजी संचय था कृषि में भी और उद्योगों में भी, इसने इंग्लैंड में व्यापार को और वाणिज्य को और परिवहन को बढ़ावा दिया। तो ये जो सब कारण थे, वैज्ञानिक आविष्कार, कृषिगत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, व्यापार, वाणिज्य और परिवहन में वृद्धि, ये सब कारण मिलकर औद्योगिक क्रांति के रूप में परिणित हुए। अब औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हुआ। बड़े पैमाने का उत्पादन तभी संभव है जबकि उसके लिए निर्बाध रूप से कच्चा माल प्राप्त हो। उद्योगों में काम करने के लिए श्रम, कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार का प्राप्त हो, तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में जो बहुत सारा उत्पादन निर्मित हुआ है या उत्पादित हुआ है, उसको बेचने के लिए बड़े आकार का बाजार भी हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा तभी संभव था जबकि स्वतंत्र व्यापार किया जाता। और उस समय वाणिज्यवादी जो विचारधारा थी, वो संरक्षणवाद के पक्ष में थी। तो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वो इस बात की ओर इशारा करती थी कि कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसा विचारक या चिंतक आए जो कि स्वतंत्र व्यापार का
अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करे, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिल सके, और यह बीड़ा उठाया एडम स्मिथ ने। तो औद्योगिक क्रांति के लिए स्वतंत्र व्यापार व अहस्तक्षेप की जो नीति थी वो आवश्यक हो गई थी, और जो राजनीतिक परिदृश्य था वो भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। राज्य के कार्य कम से कम हो, राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हो, ये सब मांग उठने लगी थी। इसी समय 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, और इससे समानता और स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी उसको बहुत बल मिला। बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यह जो नारा था यह बहुत ही लोकप्रिय हो गया। तो इस प्रकार से औद्योगिक पूंजीवाद, आर्थिक स्वतंत्रता, बड़े पैमाने पर कृषि, श्रम की गतिशीलता, ये सब जो विचार उस समय पनपने लगे थे, इन सब ने स्मिथ के विचारों को बहुत प्रभावित किया और उनको शेप या आकार दिया। फ्रेंड्स, वास्तव में स्मिथ एक महान विचारक थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा में तत्कालीन विचारों का सुंदर चित्रण किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विचारों को सुसंगठित किया, उन्हें विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से मुक्त किया तथा एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसका तात्पर्य क्या फ्रेंड्स, कि हालांकि स्मिथ ने अपनी विचारधारा में अनेक विचार ऐसे हैं जो कि अपने पूर्ववर्ती और समकालीन विचारकों से ग्रहण किए, लेकिन उन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती विचार थे उनको सुसंगठित किया और उनमें जो कमियां थी उनको दूर किया, साथ में अपने मौलिक विचार भी जोड़े और उन विचारों को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, एडम स्मिथ का यह जो प्रयास था, यह उनकी महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में परिलक्षित होता है, और ये जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्र की सर्वकालिक महान पुस्तक मानी जाती है, और इसी के कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का प्रणेता या जनक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे एडम स्मिथ की प्रमुख रचनाओं के संबंध में। वे रचनाएं जिन्होंने स्मिथ को आर्थिक विचारों के इतिहास में अमर कर दिया तथा उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा दिलवाया। फ्रेंड्स, ग्लासगो विश्वविद्यालय में अध्ययन का जो काल था वो स्मिथ के लिए असाधारण रचनात्मकता का काल था। यही वह काल था जिसमें इनकी दोनों जो पुस्तकें थी उनकी भूमिका बनी और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस समय को स्मिथ ने अपने जीवन का सबसे अधिक आनंददायक तथा सम्मानजनक समय माना। इस दौरान वे प्रतिदिन युवा छात्रों के समक्ष व्याख्यान देते थे तथा विश्वविद्यालय में डीन का कार्य भी करते थे। शाम को ग्लासगो के बुद्धिजीवियों के साथ बौद्धिक वार्ताओं में समय व्यतीत करते थे। एडम स्मिथ के जो परिचित लोग थे उस सूची में केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही शामिल नहीं था, वरन उस समय का अभिजात्य वर्ग, सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि जेम्स वॉट जैसे वैज्ञानिक भी शामिल थे। स्मिथ इस दौरान कुछ व्यापारियों के संपर्क में भी आए जो औपनिवेशिक व्यापार में संलग्न थे। तो इन सभी परिस्थितियों का और व्यक्तियों का स्मिथ के जो बौद्धिकता था उस पर प्रभाव पड़ा। ये जो व्यापारी थे इनके द्वारा स्थापित पॉलिटिकल इकोनॉमी क्लब के भी स्मिथ सदस्य थे, और यहाँ से इन्होंने व्यापार एवं व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, यही वह समय था जब एडम स्मिथ के जो विचार थे वो आकार लेने लगे
और उनकी महान कृतियों के आधार बने। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ की जो पहली पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ये 1759 वर्ष में प्रकाशित हुई। यह जो पुस्तक थी ये एडम स्मिथ को बेहद प्रिय थी और वे इमोशनली भी इससे बहुत जुड़े हुए थे। तो स्मिथ ने इस पुस्तक का जीवन पर्यंत इसको संशोधित करते रहे और इसमें सुधार करते रहे। यद्यपि वेल्थ ऑफ नेशंस स्मिथ की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है, परंतु स्वयं स्मिथ द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स को बेहतर कृति मानते थे। इस पुस्तक में स्मिथ ने तत्कालीन नैतिक विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा की और पुस्तक में स्मिथ ने जो कहा है वो इस प्रकार है। स्मिथ के अनुसार सामाजिक संबंधों में हमेशा संवाद बना रहना चाहिए। इस संवाद से अंतःचेतना उत्पन्न होती है और यह अंतःचेतना समाज में आपसी सद्भावना और सहानुभूति के लिए आवश्यक है। इस पुस्तक के माध्यम से स्मिथ ने मानव जाति के नैतिक निर्णय लेने की क्षमता के स्रोत की व्याख्या करने का प्रयास किया। स्मिथ ने ये ढूंढने की कोशिश की कि जो मनुष्य है उसमें नैतिक निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार से उत्पन्न होती है और अलग अलग व्यक्तियों में ये क्षमता अलग अलग क्यों होती है। ऐसी कौन सी बातें या परिस्थितियां हैं जिनके कारण व्यक्तियों में नैतिकता का स्तर और नैतिक निर्णय लेने का जो स्तर है वो अलग अलग पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्मिथ कहते हैं कि हम सभी में एक अंतरात्मा होती है और यह जो अंतरात्मा है यह एक निष्पक्ष दर्शक के समान होती है। यह हमें स्वयं के तथा दूसरों के व्यवहार के बारे में राय देती है। हमारी जो अंतःचेतना या अंतरात्मा है फ्रेंड्स, वो हमें बताती है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वह कैसा है और जो दूसरे हमारे प्रति व्यवहार कर रहे हैं वह कैसा है। इस अंतरात्मा की आवाज़ को नकारना काफ़ी कठिन है और साथ ही अनैतिक भी है। यानी स्मिथ का कहना है कि हमारी अंतरात्मा या अंतःचेतना हमें जो भी संकेत देती है हमें उसको सुनना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। दूसरों के व्यवहार एवं निर्णय लेने की क्षमता को देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो स्मिथ का मानना है कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में हम जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जिस तरीके से निर्णय लेते हैं उससे हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं उसे अन्य व्यक्ति किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, हम दूसरों के सोच के बारे में क्या राय रखते हैं, इस सब से आपसी सहानुभूति उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, स्मिथ ये कहते हैं कि समाज विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बना है। इन सब व्यक्तियों में आपस में इंटरेक्शन होता है। हम एक दूसरे से उनकी बातें सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर बहुत कुछ ग्रहण करते हैं तथा हम भी जो कुछ व्यवहार करते हैं उससे दूसरे व्यक्ति भी ग्रहण करते हैं और हमारी अंतःचेतना हमको बताती है कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है। हमने दूसरों के प्रति जो व्यवहार किया है वो सही है या नहीं और दूसरों ने हमारे प्रति जो व्यवहार किया है वह सही है या नहीं। और हमें इस अंतरात्मा की तथा अंतःचेतना की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। स्मिथ कहते हैं कि ये सब व्यवहार जो कि हमने समाज से आपसी संवाद के द्वारा प्राप्त किया है इंसान की आदतों में बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे वह व्यक्तियों का सिद्धांत बन जाता है और सिद्धांतों में बदल जाता है। और ये जो सिद्धांत हैं ये ही मनुष्य में फिर विवेक और अंतःचेतना
उत्पन्न करते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है फ्रेंड्स कि स्मिथ की जो दोनों किताबें हैं, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनमें आपस में विरोधाभास है। पहली जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति पर बल दिया गया है, जबकि दूसरी जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट यानी निजी हित को महत्व दिया गया है और निजी हित ही इस पुस्तक का केंद्र बिंदु है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में विद्वान इसका खंडन करते हैं कि दोनों पुस्तक विरोधाभासी हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। द वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशंस आर्थिक विचारों के इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पुस्तक, जिसने एडम स्मिथ को एक महान विचारक का दर्जा दिलवाया और अर्थशास्त्र के फाउंडर या पितामह के नाम से नवाजा गया। हम सब अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह जो पुस्तक है, ये गीता, बाइबल या कुरान के समान है। तो दोस्तों, जो नए विद्यार्थी हैं उनमें पुस्तक के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इसका जो तृतीय संस्करण है, थर्ड एडिशन, उसके कवर पेज की मैंने फ़ोटो भी लगाई है, जिससे कि विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि जागे और यदि किसी लाइब्रेरी में यह पुस्तक उनको पढ़ने को मिले तो वे इसे अवश्य पढ़ें। तो अब हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, स्मिथ की कालजयी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे शॉर्ट में हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं, 1776 वर्ष में प्रभावित हुई। यह पुस्तक अर्थशास्त्र की सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों में से एक है। दोस्तों, कई विचारकों का आधुनिक समय में यह भी मानना है कि यदि 1776 में दो जो विश्व में बड़ी घटनाएं हुई थी, अमेरिकी क्रांति और दूसरा वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन, तो कई विचारक ये मानते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस का जो प्रभाव था, दूरगामी या दीर्घकालीन प्रभाव, वो अमेरिकी क्रांति से भी ज़्यादा था। तो प्रोफेसर सीनियर ने अथाह ज्ञान के विस्तार, मौलिकता व लेखन शैली के लिए इस पुस्तक के लिए स्मिथ की प्रशंसा की है। एडमंड बुर्के के अनुसार यह आज तक की लिखी हुई सभी पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, यह जो पुस्तक है इसमें घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। घरेलू मामलों, आर्थिक मामलों पर भी इस पुस्तक में चर्चा है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और मामलों पर भी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने मानव कल्याण, भौतिक सुख की प्राप्ति, नीति शास्त्र व न्याय आदि विषयों की विस्तृत व्याख्या की है। फ्रेंड्स, पुस्तक की जो शैली है वो सरल है और अर्थशास्त्र का एक नया पाठक भी इसका आनंद उठा सकता है। इसका कारण यह है कि यह कोई पुस्तक जो है यह अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि जन साधारण के लिए लिखी हुई एक किताब है। इस बुक में स्मिथ ने तत्कालीन इंग्लैंड का बहुत ही जीवंत चित्रण किया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि यह जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, यह कुछ अव्यवस्थित है और इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। कहीं कहीं बीच बीच में विषयांतर है और एक चीज़ को छोड़कर या एक विषय को छोड़कर स्मिथ दूसरे मुद्दे पर आ गए हैं और बीच में ही फिर वापस उन्होंने पुराने मुद्दे को उठा लिया है।
आर्थिक विचारों का इतिहास लिखने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे का कहना है कि यह निश्चित ही एक अव्यवस्थित पुस्तक है जिसमें विचारों के क्रम को लंबे विषयांतरों द्वारा सरलतापूर्वक छिपा दिया गया है। तो अलेक्जेंडर ग्रे ने हालांकि इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ प्रशंसा के रूप में लिखा है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि जो पुस्तक है थोड़ी सी अव्यवस्थित है और इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। फ्रेंड्स, स्मिथ की यह प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 900 पेजेस की यानी 900 पृष्ठों की पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रारंभ में जो 3 पेजेस हैं उसमें विषय का परिचय दिया गया है। एडम स्मिथ ने इस पुस्तक को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसको उन्होंने बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड, बुक फोर्थ और बुक 5 का नाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक में 5 अध्याय हैं। और फ्रेंड्स, पुस्तक के अंत में एक अनुबंध या अपेंडिक्स है। पुस्तक के पहले जो 2 अध्याय हैं उनकी विषय वस्तु में श्रम, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के सिद्धांत दिए गए हैं। पुस्तक का जो प्रारंभ है वह श्रम से होता है। श्रम को एडम स्मिथ ने राष्ट्र की वार्षिक संपत्ति का स्रोत बताया है। फ्रेंड्स, जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि एडम स्मिथ ने श्रम पर अत्यधिक भरोसा किया है और इसको धन का या संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत या उत्पादन का साधन माना है। इसके पश्चात स्मिथ ने श्रम विभाजन की चर्चा की। तो श्रम विभाजन की जो अवधारणा है वह स्मिथ का एक मौलिक कंट्रीब्यूशन है और इस पुस्तक में इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। स्मिथ ने श्रम विभाजन को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का साधन माना है। इनके अनुसार श्रम विभाजन तभी संभव है जबकि विनिमय हो। यदि विनिमय होगा तभी श्रम विभाजन होगा, यदि विनिमय नहीं है तो फिर श्रम विभाजन संभव नहीं है। तो इसलिए पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है उसमें एडम स्मिथ ने विनिमय की विस्तृत व्याख्या की है। अब विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की और मूल्य की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए स्मिथ ने अपनी पुस्तक में आगे कीमत के संबंध में चर्चा की है। उसके बाद स्मिथ अपनी पुस्तक में वितरण के विभिन्न तत्व जैसे कि मजदूरी, लाभ और लगान, ये क्या है, कैसे इनका निर्धारण होता है, इसका इन्होंने बुक में वर्णन किया है। तो अर्थशास्त्र के जो प्रमुख अंग हैं, उत्पादन के साधन, श्रम, मूल्य का सिद्धांत, विनिमय और वितरण, इनका जो निर्धारण है इसकी विस्तृत चर्चा स्मिथ ने अपनी पुस्तक के प्रथम 2 अध्यायों में की है। इस किताब का जो तीसरा अध्याय है इसमें स्मिथ ने यूरोपीय देशों का आर्थिक इतिहास, वहाँ पर कृषि और महानगरों के उदय के बारे में लिखा है। पुस्तक का जो चतुर्थ अध्याय है इसमें स्मिथ ने अपने जो पूर्ववर्ती विचारक थे, प्रकृतिवादी विचारक और वाणिज्यवादी विचारक, इनकी विचारधारा का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। तो इसमें बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया है कि जो प्रकृतिवादी सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं और वाणिज्यवादी विचारों की भी इन्होंने समीक्षा की और इनकी कमियों को बताया। पुस्तक का जो अंतिम और 5वां अध्याय है उसमें इन्होंने लोकवित्त, कराधान और राज्य के कार्यों का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, पुस्तक का ये जो 5वां अध्याय है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकवित्त के बारे में, कराधान के बारे में और राज्य के कार्यों के बारे में
स्मिथ ने जो कुछ भी लिखा था वो आज तक भी सिग्निफिकेंट है, तार्किक है, और विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं इसका पालन करती हैं। तो इसमें स्मिथ ने 2 प्रश्न उठाए कि राज्य के क्या कार्य होने चाहिए तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को जो कोष है वो किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम सब जब अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ते हैं तो लोक वित्त के सिद्धांत में हमने करारोपण के जो 4 प्रसिद्ध नियम पढ़े हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, उनका वर्णन भी स्मिथ ने इसी 5वें अध्याय में अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है। दोस्तों, एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। जैसा कि इस पुस्तक का टाइटल यानी कि शीर्षक है कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों की खोज से है। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय तक अर्थशास्त्र को राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों की खोज से ही परिभाषित किया जाता रहा और इसलिए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता रहा। बहुत सारे आलोचक, खासतौर से जो समाजवादी आलोचक थे एडम स्मिथ के, उन्होंने इसी चीज़ को लेकर कि एडम स्मिथ ने धन पर बहुत अधिक बल दिया है और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, एडम स्मिथ की आलोचना भी की और अर्थशास्त्र को एक घृणित विज्ञान का दर्जा भी दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में धन पर बहुत अधिक बल दिया। एडम स्मिथ ने व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों की समृद्धि पर बल दिया। उनके लिए व्यक्ति की समृद्धि भी आवश्यक है तथा राष्ट्र की समृद्धि भी आवश्यक है। पुस्तक में एडम स्मिथ ने यह बताने का प्रयास किया कि लोग किस प्रकार से बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय कर सकते हैं। तो पुस्तक में फ्रेंड्स धन के संचय और धन के उपभोग पर इतना अधिक बल दिया गया है कि कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए धन ही सब कुछ है, ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं। तो पुस्तक में धन के उत्पादन, धन के उपभोग और धन के वितरण के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है और ये जो परिभाषा है इसके अनुसार धन ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। एक और रोचक तथ्य फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स शब्द है वह इस विषय के लिए एडम स्मिथ ने इस्तेमाल नहीं किया था। यह इनके बाद के अनुयायी अर्थशास्त्री, नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में जो शब्द इस्तेमाल किया वो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था था, अर्थशास्त्र नहीं था। तो यह जो पुस्तक है इसने इस विषय को एक स्वतंत्र विषय का और एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया। पहले अर्थशास्त्र विषय को या राजनीतिक अर्थव्यवस्था को राजनीति शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही पढ़ा और समझा जाता था। तो एडम स्मिथ की यह जो रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसने आर्थिक विचारों को इतने क्रमबद्ध तरीके से, इतने रोचक तरीके से और इतने वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया कि इस विषय को एक अलग से विषय या विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रोफेसर नेफ कहते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस की जो विषय सामग्री है वो रोचक है, इसमें साहित्यिक आकर्षण है, पुस्तक शिक्षाप्रद व हृदयग्राही है और प्रकाशन के इतने वर्ष बाद भी पाठकों को सम्मोहित करती है। तो फ्रेंड्स, आज तक भी जो नए पाठक हैं वो इस पुस्तक को पढ़ने का मोह नहीं त्याग पाते और यह सभी को आकर्षित करती है। स्मिथ के बहुत सारे आलोचकों का
ऐसा मत है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर लिखी गई यह जो महान कृति है, इसके रूप में ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, ये बेसिकली एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। यह बेसिकली एक दार्शनिक पुस्तक अधिक प्रतीत होती है। तो आलोचकों का ऐसा मत है कि यह उसी दार्शनिक परंपरा का ही विस्तार है जो कि स्मिथ ने द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स से शुरू की थी। तो बहुत सारे विचारकों का ये मत है कि जो द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स है, उसी का ये पुस्तक भी एक्सटेंशन है। इसको इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिकल इकोनॉमी की पुस्तक कहना ठीक नहीं है। इसमें भी ज़्यादातर स्मिथ के जो दार्शनिक विचार हैं वही परिलक्षित होते हैं, और उन्होंने जो आर्थिक विचार या अर्थव्यवस्था के बारे में कहा है, यह भी उसी दार्शनिक माइंडसेट के फ्रेम में ही कहा है। और फ्रेंड्स, आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आलोचनाओं में। तो कई आलोचकों का मत है कि यह जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें मौलिकता का अभाव है, क्योंकि स्मिथ ने अपने जो पूर्ववर्ती विचारक थे उन्हीं के विचारों को दोबारा नए रूप में प्रस्तुत किया है। और इसमें क्रमबद्धता का भी अभाव है। बीच बीच में पुस्तक का जो क्रम है विचारों का और विषयों का, वो टूटा हुआ इसमें नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की, और इसके विषय वस्तु क्या है और इसमें अर्थशास्त्र के विभिन्न चरों के बारे में क्या कहा और लिखा गया है, ये हम आगामी लेसन में या वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने एडम स्मिथ के जीवन के बारे में, उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और विचारकों के बारे में तथा उनके द्वारा लिखी गई 2 महान कालजयी पुस्तकों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यदि आप में से इस विषय को और भी विस्तार से कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ अच्छी किताबें आर्थिक विचारों के इतिहास की रिकमेंडेड हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पृष्ठ पर जो पुस्तकें मैंने आपके लिए बताई हैं, इसके अलावा जेके गालब्रेथ की और शुम्पीटर की भी लिखी हुई 2 बहुत अच्छी पुस्तकें हैं आर्थिक विचारों के इतिहास पर, वो भी आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं यदि आपको उपलब्ध होती हैं तो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा अनुमान है कि यह जो वीडियो लेक्चर है यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा और एडम स्मिथ को बहुत ही विस्तार से पढ़ने की आपको प्रेरणा देगा। अगले जो वीडियो लेक्चर है, अगला पार्ट है, उसमें हम एडम स्मिथ के जो विभिन्न विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।